Hey guys, welcome back to another episode of फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में हमारे पास काफी सारी अपडेट्स हैं भाई। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर रियल मैड्रिड से बात करें तो भाई मैड्रिड की पता है अभी इस समय दिक्कत ये आ रही है कि जहां एक तरफ बार्सिलोना और तुमको पता है मैड्रिड ने यहाँ पर एक 18-17 साल के भाई इतने नौजवान साइन करे हैं ब्राजीलियन लीग से। बार्सिलोना ने साइन किया यहाँ पर विटर रोगे और यहाँ पर रियल मैड्रिड ने साइन किया है एंड्रे। अब दिक्कत ये हो रही है कि जब विटर रोगे तो भाई डेफिनेटली इस समय फाड़ रहा है, उसके गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड्स की बात करें, उसके यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें, सारी अच्छी चीज जा रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एंड्रिक की बात करें तो रीसेंट टाइम्स में एंड्रिक यहाँ पर अपने गोल स्कोरिंग परफॉर्मेंस में इस समय बिलो एवरेज रहा है। और अगर हम बात करें ब्राजीलियन लीग में तो या तो वो स्टार्टिंग 11 में है ही नहीं या फिर उसको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज किया जा रहा है। और ये रियल मैड्रिड के लिए इस समय दिक्कत की बात है क्योंकि एक तो आपने डेफिनेटली स्ट्राइकर में बिल्कुल ही नंगे हो, ऊपर से आपने 60-70 मिलियन खर्च करे एक यंग प्रोडिजी पे और वो इस समय अगर फ्लॉप हो गया तो रियल मैड्रिड के एल लग जाएंगे। खैर इतनी भी टेंशन वाली बात नहीं है, बस कंसर्न है। खैर इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी भाई बहुत गर्म मुद्दे की। और इस समय भाई बैलन डोर जो नॉमिनीज के लिस्ट आए थे, ऑफ कोर्स यहाँ पर 20 साल बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब उस लिस्ट में नहीं है, इसके बाद मार्कस रैशफोर्ड भी नहीं है और जॉन स्टोन्स का नाम भी शायद से उस लिस्ट में नहीं है। लेकिन यहाँ पर भाई जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है वो ऊपर के दो स्थानों पे चल रही है, हालैंड और लियोनेल मेसी पे। अब देखो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस समय जो मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा हूं, अगर हम लेटेस्ट बैटिंग ऑड्स की बात करें या फिर लेटेस्ट पावर रैंकिंग्स की बात करें तो लियोनेल मेसी के 83% चांसेस हैं कि वो यहाँ पर ये वाला बैलन डोर जीतने वाले हैं और अपना 8वां बैलन डोर जीतने वाले हैं। 8 अजूबे भाई। लेकिन इसी के साथ आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया का एक वो हिस्सा भी है या फिर धीरे धीरे अब उसकी आवाज भी बढ़ रही है जहां पर आप कह सकते हो कि लियोनेल मेसी का वो बैलन डोर जहां पर सबसे ज्यादा चांसेस होने चाहिए थे, क्योंकि भाई उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, कहीं ना कहीं लोग उस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। असल में बात यहां पर यह है कि काफी लोग अब इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, काफी मीडिया पंडित्स की हम बात करें या फिर हम अगर न्यूज़पेपर्स की बात करें, न्यूज एनालिटिक्स की बात करें, तो वो इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि लियोनेल मेसी को आप ये वाला बैलन डोर कैसे दे सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड कप सिर्फ 4 हफ्ते का हुआ था और अर्लिंग हालैंड ने परफॉर्म किया है यहां पर पूरे साल। ऐसे में यहां पर इंग्लिश पंडित ने तो ये भी कह दिया कि अगर अर्लिंग हालैंड को यहां पर ये अवार्ड नहीं मिलता तो उनको बैलन डोर को पूरी लाइफ के लिए क्विट कर देना चाहिए और हमेशा के लिए बॉयकॉट कर देना चाहिए एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट। उन्होंने यहां पर यह भी कहा है कि भाई लेवेंडोव्स्की की जैसे उन्होंने जिस तरीके से एक बिस्किट थमा दी थी मैरीगोल्ड की, अगर अर्लिंग हालैंड को कुछ इस तरीके से दिया जाए तो वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जैसे 83%। अच्छा, काफी लोगों ने यहां पर इस चीज का भी एलिगेशन लगाया है कि लियोनेल मेसी को लोग यहां पर सिर्फ इसलिए वोट करेंगे, मतलब तुमको पता है जर्नलिस्ट ही वोट करते हैं, वो सिर्फ इसलिए वोट करेंगे क्योंकि भाई लियोनेल मेसी की चाटना है और लियोनेल मेसी का ये है और लियोनेल मेसी के लिए एक बायस्ड है, बल्कि स्पोर्टिंग रीजन पे नहीं है। भाई देखो ऑफ कोर्स ये बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दा है और बहुत ग्रे एरिया में आता है, क्योंकि बैलन डोर के क्या क्राइटेरिया है और बैलन डोर के जो जर्नलिस्ट हैं वो किस बेसिस पे वोट करते हैं किसी को भी नहीं पता। क्या ये कह रहा है कि भाई हालैंड को हमेशा के लिए उसको बॉयकॉट कर देना चाहिए, आई थिंक ये थोड़ा एग्जैजरेशन हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी हमको मानना चाहिए कि भाई अगेन यहाँ पर अर्लिंग हालैंड ने परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी दी है। तो 83 और 17% का तो आंकड़ा मेरे को थोड़ा अनजस्टिफाइड लगता है। अगर कल को कोई कहता कि 60-40 से यहाँ पर मेसी जीत रहा है तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि यार वर्ल्ड कप ठीक है 4 हफ्ते का होता है, मैं मान गया। इट्स वर्ल्ड कप भाई, इट्स फीफा वर्ल्ड कप भाई, ये बहुत ऊपर के लेवल की चीज होती है और लियोनेल मेसी ने वो चीज जीती है। हाँ, काफी लोग इस चीज पे काउंटर कर सकते हैं कि मेसी ने नेशनल टीम के साथ ही परफॉर्म किया है और उसके साथ अगर पूरे साल की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने कुछ खास उखाड़ा नहीं है और कुछ खास अचीव नहीं किया है। बट अगेन जैसा मैं कह रहा हूँ कि बहुत ग्रे एरिया में आता है और लोग आपको बहुत जल्दी जज कर सकते हैं। बाकी तुम मेरे को जरूर बताना कि तुम्हारा इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी मजाक मस्ती की, यानी कि एम्बापे टू लिवरपूल की। ये बहुत सही है। देखो अभी ये समझ में आ रहा है कि एम्बापे पीएसजी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता हुआ नहीं दिख रहा है, एज ऑफ नाउ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। लेकिन ने हाल ही में खबर डाली कि भाई अब एम्बापे की रेस में रियल मैड्रिड के साथ साथ लिवरपूल भी उतरती हुई दिख रही है। लेकिन मेरे को काफी इंटरेस्टिंग चीज मिली इस पूरे आर्टिकल में। सबसे पहले तो उन्होंने ये चीज कहा कि देखो जनवरी में दोनों ही क्लब यानी कि लिवरपूल और रियल मैड्रिड शायद से बात कर सकते हैं एम्बापे से। लेकिन उन्होंने ये भी चीज कही कि एम्बापे शायद से साला का रिप्लेसमेंट हो सकता है। अब यहां पर उन्होंने 2 सवाल खड़े करे थे। पहला तो ये था कि क्या डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होगा, और उन्होंने ये भी सवाल खड़ा करा कि क्या भाई एम्बापे की जो सैलरी है, जो कि इस समय अगर हम आफ्टर टैक्स की बात करें तो 33 मिलियन के आसपास की है, लेकिन अगर हम यहां पर साला की बात करें तो वो 18 मिलियन के आसपास की सैलरी है अगर इस समय आफ्टर टैक्स की बात करें। अब ये चीज क्या लिवरपूल कर सकती है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि मेरे को तो लगता है कि भाई लिवरपूल करेगी। अच्छा, इसमें एम्बापे का तो डिस्कस ही नहीं करा भाई। काफी लोग ये मानते हैं कि एम्बापे लिवरपूल को पसंद तो करता है और उसके स्पोर्टिंग मतलब उसके स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट में भी ठीक है, देख लेगा।
रियल मैड्रिड से ज्यादा। भाई सोचो रियल मैड्रिड के एंड पे ये हंसने वाली बात भी है, लेकिन कितना शेमफुल वाली बात भी हो जाएगी अगर इसके होने के चांसेस भी अगर बढ़ गए। मतलब लिवरपूल एम्बापे को साइन भी करने में लग गई कि नेगोशिएशन चालू हो गए, ये हो गई। ये कितना एम्बैरेसिंग हो जाएगा रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि अब तक हर चीज ये लग रही है कि रियल मैड्रिड जो भी कर रही है अपने हिसाब से कर रही है। देर हो रही है, दुरुस्त हो रही है, फ्रस्ट्रेटिंग हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है वो अपने हिसाब से कर रही है, क्योंकि रेस में सिर्फ रियल मैड्रिड ही है। बाकी मेरे को सही बताऊं तो मेरे को ऐसा कुछ खास लगता नहीं है कि यहाँ पर कुछ होगा। सबसे पहली बात तो एम्बापे जो इतने पैसा मांगता है, जितना पैसा वो साला छापता है, इनके बस की नहीं है किसी की भाई कि रियल मैड्रिड के अलावा वो कोई और पैसे इनको देते। खैर इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी और बड़ी कंट्रोवर्शियल मुद्दे की, जो कि आती है भाई जेडन सांचो के लिए। सबसे पहले तो भाई लेटेस्ट खबर ये आई थी कि भाई जेडन सांचो का जो मेंटल फटीक है या फिर जो फिजिकल फटीक है, उसके बारे में जब वर्ल्ड कप के बाद जो कमेंट किया था एरिक टेन हैग ने, उसके लिए क्लियरेंस उनको नहीं मिली थी। अब खैर उन्होंने काफी अंदर के सोर्सेज ने ये कहा कि एरिक टेन हैग को लगा कि वो जेडन सांचो की मदद कर रहा है, लेकिन अंदर के अगर हम हायर ऑफिशियल क्लब सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने इस चीज की ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था कि भाई आप जेडन सांचो के मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं बोल सकते पब्लिक में जाके। शायद से जेडन सांचो से भी परमिशन नहीं ली गई थी। अच्छा इसी के साथ लेटेस्ट अपडेट ये आई कि भाई 16 तारीख को जो ब्राइटन के साथ मैच है उससे पहले एक फाइनल शोडाउन बात होगी टेन हैग और सांचो के बीच में। टू बी ऑनेस्ट मेरे को लग रहा है कि शायद से सोल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ मेरा जो दिमाग है वो यही कह रहा है कि नहीं निकलेगा, क्योंकि यार टेन हैग का ना अथॉरिटी चैलेंज कर दिया है, मतलब आई थिंक कर दिया। हाँ ये हो सकता है कि जनवरी तक कुछ हिसाब बन जाए, लेकिन उसके अलावा तो मेरे को नहीं लगता कि भाई जेडन सांचो का मैनचेस्टर यूनाइटेड में कोई फ्यूचर है। काफी लोग ये कहते हैं कि भाई अल इत्तेफाक यानी कि जो स्टीव जेरार्ड का सऊदी क्लब था वो आया था इंटरेस्ट में, लेकिन यहाँ पर जो यूनाइटेड का सबसे पहले एक रीजन होता है कि भाई जो सऊदी का ट्रांसफर जो विंडो थी वो क्लोज हो गई, लेकिन एक दूसरा सोर्सेज ये कहता है कि जो लोन का ऑफर था लेकिन उसके बाद यहाँ पर ऑब्लिगेशन टू बाय लगा दिया गया था 50 मिलियन का। और ऐसे में तुमको पता है कि पीआईएफ यानी कि सऊदी सरकार की बात करें तो उन्होंने अल इत्तेफाक को नहीं ले रखा है यहाँ पर, ऐसा मतलब उनको ऐसे गोद में नहीं ले रखा है, तो उनको कोई फंड वंड नहीं मिलता, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत की बात थी कि 50 मिलियन वो कैसे पे करेंगे। अच्छा इसी के साथ यहाँ पर अगर जेडन सांचो की बात करें तो भाई जेडन सांचो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब काफी ब्रोक है, मतलब उसके लिए यूरोपियन दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि अगर आप रोमा की बात करो, आप यहाँ पर टॉटनहम की बात करो, एस्टन विला की बात करो, काफी सारे क्लब्स यहाँ पर उसमें इंटरेस्टेड है, बट बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को। तो भाई ये देखना पड़ेगा किस तरीके से सीन बनता है। खैर एंटनी की बात करें तो एंटनी पे भाई अब एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 लड़कियों ने यहाँ पर केस डाला है। अगेन पहला वाला जो है वो सेक्सुअल अब्यूज नहीं है बल्कि टोटल डोमेस्टिक वायलेंस का है, दूसरा वाला काइंड ऑफ थोड़ा सा सेक्सुअल अब्यूज वाला कंसर्न है। और इसके बाद जब एंटनी से इंटरव्यू लिया जाता है तो वो कहते हैं कि यार उनको काफी दिक्कत है क्योंकि ब्राजील ने उनको बाहर निकाल दिया उस चीज पे जो कि सच नहीं है, तो उनको काफी बुरा लगा, मतलब ब्राजील का नहीं बल्कि अपने हालातों का। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट पे मैंने नहीं सोचा क्योंकि सारी चीजें सच आ जाएंगी। अभी एक इंटरव्यू आना बाकी है और उस इंटरव्यू के बाद हमको पता चल जाएगा कि भाई एंटनी का क्या हिसाब है और क्या नहीं। इसी के साथ अगर लास्ट अपडेट की बात करें तो भाई आती है यहाँ पर पोग्बा से। भाई पोग्बा को ऑफर आया था सऊदी से और ऐसा बताया जा रहा है कि भाई सऊदी के किसी क्लब ने उनको 100 मिलियन ऑफर करे हैं सैलरी में, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ग्रैटिट्यूड दिखाया और अपना अफेक्शन दिखाया यूवेंटस के लिए, जिसने उनकी इंजरी वाले पूरे स्पेल में भाई कितना ही खेला है यूवेंटस में जब से साइन किया है, उसके लिए जो इन्होंने पेशेंस दिखाया यूवेंटस ने उसको एडमायर करते हुए और अप्रिशिएट करते हुए वो नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि वो वापस से फिट हो और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़िया करें और वापस से वो यूवेंटस में परफॉर्म करे। खैर मेरे को लगता है कि अगर पोग्बा को 100 मिलियन कोई दे रहा है उस इंजरी प्रोन प्लेयर को तो उसको ले लेना चाहिए था। और भाई ऑफ कोर्स मतलब यूवेंटस अगर कोई 100 मिलियन पोग्बा के लिए दे रहा है तो यूवेंटस को भी कुछ ट्रांसफर फी मिली ही जाता, तो फायदा ही हो जाता। बट अगेन जब बात उसमें अप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड और ये कन्विक्शन और एक कमिटमेंट और कमबैक, ये ऐसे भारी भारी वर्ड यूज हो जाते हैं ना जो कि आपको मोटिवेट करते हैं, तो कुछ कहना ज्यादा बनता नहीं है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।